अब हम देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं। अब देखते हैं ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कहना चाहिए सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए। ठीक है भाई, अगर उन्हें जीना है, जीने के लिए तो उन्हें भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। जब ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो वो जिंदा कहाँ से रहेंगे, है ना। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीवन के लिए टू ह्यूमन बीइंग्स शेयर सर्टेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो वो जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो साझा करते हैं। उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट या जो सामग्री होती है, मतलब पोषण संबंधी जितनी भी सामग्री होती है वो ह्यूमन के थ्रू उन्हें शेयर की जाती है, साझा की जाती है। क्यों साझा की जाती है? क्योंकि अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना। भाई आप क्या है कि कुछ कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं। तो जो यूजफुल है तो उन्हें अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना। तो जो ह्यूमन होता है वो उन्हें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या करता है, शेयर करता है कि अगर इन्हें न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्हें ग्रोथ करवाने के लिए ही ह्यूमन क्या करता है, न्यूट्रिशनल उन्हें प्रोवाइड करता है उनकी लाइफ के लिए। अगर उनकी लाइफ बचाना है तो उन्हें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अगर लाइफ नहीं बची तो फिर न्यूट्रिशन दोगे भी तो किस काम, है ना। तो फिर आगे दिया है फॉर ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। इसलिए उन्हें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दी जा रही है कि वो ग्रोथ कर सके, है ना, और नॉर्मल कार्य कर सके, कार्यात्मक, या कहना चाहिए कि जो भी उन्हें आवश्यक है न्यूट्रिशन अगर उन्हें दिया जाए तो वो ग्रोथ करेंगे, है ना, ग्रोथ करेंगे और नॉर्मल फंक्शन करेंगे। उनके कार्य मतलब सामान्य दिनचर्या जो भी कामकाज है वो सब वो करेंगे। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन कब करेंगे? जब उन्हें न्यूट्रिशन रिसीव होगा, जब उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो वो तो उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो डेथ होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो उन्हें ग्रोथ करवाने के लिए उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं। अब आगे क्या दिया है कि बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोइंग। अब जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं वो हम अब इसमें आगे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा की जो स्रोत है ना। अगर उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी, उन्हें यदि प्रकाश नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, है ना, न्यूट्रिशन गैसेस नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे। तो वही उसने दिया है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पहला जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे कि सब ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स केमिकल कंपाउंड्स फॉर देयर एनर्जी। ठीक है, अब क्या है कि सब ऑर्गेनिज्म मतलब कि कुछ जीव, है ना, कुछ जीव या कुछ जीवों के लिए कुछ जीवों को ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होगी, केमिकल कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है ना, रसायन यौगिकों की आवश्यकता होती है। मतलब कि कुछ जीव कैसे होते हैं कि जो सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया है कि सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स केमिकल कंपाउंड्स फॉर देयर एनर्जी। तो मतलब कहना चाहिए कुछ जीवों को ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कौन से रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, केमिकल कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है। एंड आर डिजाइनेटेड एज कीमोट्रॉफ्स। सम ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि कहना चाहिए कि जो केमिकल कंपाउंड मतलब कि जो ऊर्जा उन्हें मिल रही है, जो एनर्जी उन्हें मिल रही
रही है वो किसके थ्रू मिल रही है, केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू मिल रही है। तो उसे कौन सा नाम, उसे किस नाम से डिजाइन किया गया, उसे कौन सा नाम दिया गया है, कीमोट्रॉप्स नाम दिया गया है। फिर सम ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। और कुछ जीव क्या होते हैं कि वो एनर्जी, ऊर्जा जो रिसीव करते हैं वो किसके थ्रू रिसीव करते हैं, वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। और जो कहना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी एनर्जी रिसीव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या दिया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। जो जीव होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन की सोर्स का यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का यूज करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन यूज रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड टर्म्ड लिथोट्रॉप्स। ठीक है, क्या दिया है कि सम ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जीव कैन यूज रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब कहना चाहिए कुछ जीव जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होते हैं उनका यूज करते हैं। और जब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का यूज करते हैं तो उस टर्म को क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, मतलब कहना चाहिए कि कुछ जीव जो होते हैं वो अवशिष्टों या मेटाबॉलिज्म के लिए इलेक्ट्रॉनिक सोर्स ऊर्जा का यूज करते हैं, और कुछ जीव क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है वो किसमें यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं। तो उस टर्म को क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड आर कॉल्ड ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब यहाँ पर क्या दिया है कि सम ऑर्गेनिज्म, अब क्या है कि कुछ जीव क्या होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का, इलेक्ट्रॉनिक डोनर्स का यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे वो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लिथोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डोनर्स की सोर्स का यूज करते हैं वो कहलाएंगे लिथोट्रॉप्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का यूज करते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाते हैं। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर कार्बन इन सम फॉर्म फॉर यूज इन सिंथेसाइजिंग सेल कंपोनेंट्स। अब कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीव क्या करते हैं कि जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें उनका संश्लेषण करते हैं, और जब संश्लेषण हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कुछ कार्बन इन सम मतलब कुछ कार्बन को फॉर्म करते हैं या कुछ कार्बन बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ कार्बन को फॉर्म करते हैं या कुछ कार्बन को बनाते हैं। अब कैसे कि सभी जीव क्या करते हैं, सेल कंपोनेंट को पहले सिंथेसिस करेंगे, सेल का क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस करने के बाद में क्या करेंगे, कुछ कार्बन बनाएंगे, कार्बन बनने के बाद में फिर उस कार्बन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। फॉर्म मतलब बनना है ना, तो कार्बन यहाँ पर कुछ कार्बन बनाएंगे और फिर उस कार्बन का क्या करेंगे, ये यूज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, अब सभी जीवों के लिए और भी रिक्वायर होती है, एट लीस्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ CO2। अब इसमें जो सभी जीवों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, कार्बन फॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सभी जीवों के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होती है, बहुत कम मात्रा में जरूरी होती है। क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड as their major or even sole source of carbon, such organisms
आर टर्म्ड ऑटोट्रॉफ, मतलब जो जीव कहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कम लग रही है और इनका मेजर इवन सोर्स ऑफ कार्बन, और जो इनका सोर्स क्या है कार्बन है, उन जीवों को जैसे उन जीवों के टर्म को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स क्यों कह रहे हैं कि वो खुद अपना मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन इश्यू कर ले रहे हैं, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। अदर रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एज देयर कार्बन सोर्स, ठीक है, अदर कंपाउंड जो होते हैं जो कार्बन सोर्स से रिलेटेड होते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब कि परपोषी, है ना। जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से न्यूट्रिशन इश्यू कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स, और जो स्वयं अपना न्यूट्रिशन इश्यू कर रहे हैं वो क्या ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद में हमारे और अभी पॉइंट बचे हैं 5 पॉइंट और देखेंगे, उसके बाद में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन, हमारा फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट्स है बैक्टीरिया की वो है नाइट्रोजन। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सब ऑल ऑर्गेनिज्म सभी जीवों के लिए कहना चाहिए सभी जीवों के सेल कंपोनेंट के लिए क्या आवश्यक है नाइट्रोजन आवश्यक है। अभी नाइट्रोजन इन्हें कहाँ से मिलती है, ठीक है। सम बैक्टीरिया कैन यूज, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया कैन यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ से कहना चाहिए न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक, मतलब वातावरण से नाइट्रोजन रिसीव करते हैं। सच एज नाइट्राइट्स और अमोनियम साल्ट। सच एज मतलब जैसे कि अब एटमॉस्फेरिक में कौन कौन सी कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होता है, नाइट्राइट्स होता है, अमोनियम साल्ट। तो ये सब वो कहाँ से रिसीव करते हैं एटमॉस्फेरिक से रिसीव करते हैं। कौन सेल कंपोनेंट्स, सभी जीव जो नाइट्रोजन है वो रिसीव करते हैं कहाँ से एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। और वातावरण में कौन कौन सी होती है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम साल्ट, ये कहाँ होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। सम डिराइव्स नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड। और कुछ जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से कौन से कंपाउंड से रिसीव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिसीव करते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है सच एज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब जैसे कि अमीनो एसिड प्रोटीन, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं या कुछ जीव जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहना चाहिए नाइट्रोजन रिसीव करते हैं, और सच एज जैसे अमीनो एसिड से क्या करते हैं नाइट्रोजन रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है O2 ऑक्सीजन, S सल्फर एंड P फास्फोरस, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक। ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीवों रिक्वायर ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस फॉर सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो सेल कंपोनेंट्स है इसमें जो सेल कंपोनेंट्स है उनके लिए या सभी जीवों में जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं सेल कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या आवश्यक है ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। ये तीन चीज सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कौन कौन सी ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये सेल कंपोनेंट्स के लिए आवश्यक है सभी जीवों में। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड, इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कैसे होती है इन वेरियस फॉर्म सच एज वाटर कंपोनेंट। अब जो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है वो विभिन्न तरीकों से प्रोवाइड की जाती है। कहाँ से सच एज वाटर कंपोनेंट्स, मतलब जैसे वाटर कंपोनेंट्स के थ्रू इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स मतलब विभिन्न पोषण और मॉलिक्यूलर और कहना चाहिए और मॉलिक्यूलर या और अणु। ऑक्सीजन सल्फर इज नीडेड, ऑक्सीजन सल्फर इज नीडेड मतलब ऑक्सीजन सल्फर के लिए चाहिए होते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूलर आवश्यक होते हैं। फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन मतलब कि सिंथेसिस करने के लिए सल्फर और ऑक्सीजन को क्या आवश्यक होते हैं न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूलर, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूलर इसको आवश्यक होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर को आवश्यक होते हैं। अमीनो एसिड फास्फोरस यूजुअली सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। अब जो अमीनो एसिड है जो फास्फोरस है उनका उपयोग या उनका यूजुअली यूज कहाँ किया जाता है, क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, फॉस्फेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अमीनो एसिड और फास्फोरस का यूज किया जाता है,
किसका यूज किया जाता है? अमीनो एसिड और फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि जितने भी जीव हैं उनके सेल कंपोनेंट्स के लिए ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और इन्हें जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है वो कहाँ से होती है? वाटर कंपोनेंट्स के थ्रू होती है, जो विभिन्न प्रकार के वाटर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ वेरियस, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूलर आवश्यक होते हैं, जिसको ऑक्सीजन और सल्फर को किस लिए आवश्यक होते हैं? सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। और जो अमीनो एसिड और फास्फोरस होते हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉस्फेट फॉर्म करने के लिए किया जाता है, या फॉस्फेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हमारे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब हम आगे देखेंगे, हमारा 7 पॉइंट जो है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मेटल आयंस सच एज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब सभी जीवित जीव जो है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? आयंस, मेटल आयंस की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। जब उन्हें ये आयंस मिलते हैं, किस लिए उन्हें आवश्यक होते हैं? कि ये क्या कर सके? अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर सके, सामान्य वृद्धि कर सके। कौन? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को मेटल आयंस की आवश्यकता होती है। और मेटल आयंस कौन कौन से? पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन। तो इनके द्वारा वो क्या करते हैं? अपनी नॉर्मल ग्रोथ, मतलब इनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इन्हें आवश्यक होते हैं, या सामान्य वृद्धि के लिए इन्हें ये आवश्यक होते हैं। उसके बाद में हम आगे देखेंगे विटामिन्स। तो सम बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ synthesizing their entire requirement of vitamins। ठीक है, अब सब बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं किसके लिए? सिंथेसाइजिंग के लिए या संश्लेषण के लिए their entire requirement, और इनके लिए जो रिक्वायरमेंट आवश्यक है, विटामिन्स के लिए जो रिक्वायरमेंट आवश्यक है वो कौन सी है? फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द कल्चर मीडियम। और ये क्या करते हैं? ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कल्चर मीडियम या कल्चर माध्यम इन्हें इनकी क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। किसकी? विटामिन्स की क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। बट अदर कैन नॉट डू सो एंड विल नॉट ग्रो अनलेस द रिक्वायर्ड विटामिन्स। लेकिन कुछ क्या चाहिए? कुछ जीवों को जब तक कि विटामिन नहीं मिलेगा तब तक विल नॉट ग्रो, मतलब कि वो ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक उन्हें क्या प्रोवाइड नहीं होगा? विटामिन प्रोवाइड नहीं होगा। आर सप्लाइड परफॉर्म टू देम इन द मीडियम। तब किसके माध्यम से? मीडियम, कल्चर मीडिया के माध्यम से। जब तक उन्हें विटामिन रिसीव नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहला क्या है कि सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेटल आयंस की आवश्यकता होती है। वो क्यों आवश्यकता होती है? कि वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर सके। तो कौन कौन से हैं मेटल आयंस? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। इनके द्वारा वो क्या होती है? उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है। और सेकंड हमने क्या देखा कि जो विटामिन है वो कहना चाहिए कि कैपेबल होते हैं सिंथेसाइजिंग के लिए या संश्लेषण के लिए। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें कल्चर मीडियम के या कल्चर मीडिया के थ्रू विटामिन नहीं मिलते तब तक वो ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वाटर। आप देखेंगे वाटर, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर वाटर, मतलब सभी बैक्टीरिया के लिए क्या आवश्यक है? वाटर, है ना। वाटर तो आवश्यक है ना, बिना वाटर के कैसे होगा? तो इसमें क्या दिया है कि ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर वाटर, मतलब कि सभी बैक्टीरिया के लिए क्या आवश्यक है? वाटर आवश्यक है। All nutrients must be in aqueous solution before they can enter the cells। मतलब कि सभी न्यूट्रिएंट्स, मतलब सभी पोषण को किसमें होना चाहिए? एक जलीय aqueous solution, मतलब कि जलीय घोल में होना चाहिए पहले से। बिफोर aqueous solution मतलब पहले से जलीय घोल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि दे कैन एंटर द सेल, मतलब कि सेल में एंटर करने से पहले ही सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से कहाँ होना चाहिए? एक्वेस सॉल्यूशन में होना चाहिए, पहले से कहना चाहिए जलीय घोल में होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू सडन
ट्रांसिएंट टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट वाटर। हाई स्पेसिफिक मतलब उच्च विशिष्ट, उच्च हीट ऑफ वाटर मतलब कि गर्म पानी या वाटर प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस मतलब प्रोवाइड्स मतलब देना, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को प्रोवाइड्स करना, टू सडन ट्रांसिएंट मतलब कि अचानक से टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट वाटर मतलब कि अचानक से सडनली क्या होता है, एनवायरमेंट का, पर्यावरण का टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। तो जब वाटर मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वाटर का भी जो टेम्परेचर रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या बोला है कि पहले से ही जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी को एक्वेस सॉल्यूशन में रहना चाहिए, नहीं क्योंकि सेल के अंदर एंटर करने से पहले से ही उन्होंने सबने एक्वेस सॉल्यूशन में या जली घोल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए रहना चाहिए कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कभी भी सडनली चेंज हो सकता है अचानक से, इसीलिए उसने क्या दिया है कि उसने कहाँ होना चाहिए, पहले से एक्वेस सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब आपको जो भी डाउट है, जो भी समझ में नहीं आया हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछिए, या आप मुझे ग्रुप में या पर्सनली भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।